हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ एक कहानी यह भी, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखा गया पाठ है। तो इसका सारांश देखिए। इस कहानी के बारे में पहले देख लेते हैं कि यह एक कहानी यह भी नामक पाठ लेखिका द्वारा सिलसिलेवार लिखी गई आत्मकथा का हिस्सा नहीं है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये कोई एक सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं। जब उनको जो याद आ गया, जो उनके दिमाग में आ गया, वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये है क्या? एक आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने बारे में कही हुई कथा, कोई कहानी, और या अपने जीवन का कोई हिस्सा। इन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा। अब इन्होंने इस कथा में जो कुछ भी बताया वो किन लोगों के बारे में बताया कि जिनका संबंध इनके लेखनीय जीवन, यानी इनके जो लेखन का कार्य किया है इन्होंने, जो लेखिका थी ये, तो इनके जीवन का जो राइटिंग पार्ट था, उस कैसे ये लेखिका बनी, उसमें जिन लोगों का साथ था, जिन लोगों का सहयोग इनको मिला, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज के प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया। अभी यहाँ मुख्य रूप से इन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया और इनकी एक प्रधानाचार्य थी, उनका नाम था शीला अग्रवाल, उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन का भी इन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। इन्होंने खुद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण क्षण में आने वाले परिवर्तनों को भी बताया है। अब यहाँ पर जब ये अपने परिवार में थी और जब ये कॉलेज में जाने लगी, वहाँ पर जो घटनाएं हुई, उस समय हर समय इनके पिता के स्वभाव में जो परिवर्तन आया, धीरे धीरे जो परिवर्तन आता था, हर परिवर्तन को इन्होंने इस लेख में अपने लिखा है। ये है क्या? बायोग्राफी यानी आत्मकथा है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन, क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय है। लेखिका ने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें कितने उत्साह से, कितने जोश से एक संगठन बनाया और इस जो अंग्रेज थे उनका विरोध किया, वो जो है वो प्रशंसनीय है, मतलब देखने लायक, प्रशंसा करने योग्य इनका सहयोग रहा। अभी हम पाठ का सार पढ़ेंगे। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें हैं। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुरा, जिला मंदसौर के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अब यहाँ पर लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? भानुपुरा जिला, मंदसौर एमपी में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और साथ में ये राजस्थान में स्थित जो अजमेर जगह है, वहाँ पर ये 2 मंजिले मकान में रहा करती थी जब ये बड़ी हो गई। जन्म तो इनका मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण बड़ी ये कहाँ पर हुई? राजस्थान के अजमेर में। वहाँ इनका 2 मंजिला मकान था। वो 2 मंजिला मतलब एक के ऊपर एक 2 मंजिल थे, 2 फ्लोर का मकान था। और वो कहाँ था? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका मकान था। वहाँ की बहुत सी बातें इन्होंने लिखी हैं। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तले पर इनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरे में उनकी माँ, भाई, बहन आते रहते थे। अभी 2 मंजिले थे तो ऊपर वाले कमरे में पिताजी रहते थे। सब सामान उनका बेतरतीब बिखरा पड़ा होता था और वो 2 ही काम करते थे, या तो वो अखबारों के बीच में कुछ लिख रहे होते थे बैठकर, आज आसपास सब अखबार पढ़े होते थे और वो लिख रहे होते थे, या फिर वो किसी को डिक्टेशन दे रहे। डिक्टेशन मतलब बोलते थे और सामने वाला बैठ करके लिखता था। बहुत से साहित्यकार या लेखक लोग जो थोड़े उच्च कोटि के होते हैं वो स्वयं नहीं लिखते, वो बोलते हैं, डिक्टेट करते हैं, और लोग उसको लिख करके और फिर उसकी टाइपिंग कर देते हैं। और नीचे के कमरे में इनकी माँ रहा करती थी और भाई बहन रहते थे। पिता का अतीत और वर्तमान। पिता का अतीत कैसा था, पुराना समय कैसा था उनका, और वर्तमान कैसा था, उसके बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया, जिससे कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी है। अब लेखिका ने अपने पिताजी जब खुश रहा करते थे, खुशहाली, पिताजी जिस समय खुश थे, बहुत अच्छे समय था उनका पिताजी का, उस समय की कुछ बातें लेखिका ने सुनी थी, देखा नहीं था, तब वो छोटी रही होंगी। क्या सुना था कि पिताजी जो थे वो बच्चों को अपने घर बुला करके पढ़ाया करते थे। और ऐसे भी जब पिताजी इनके अजमेर आने से पहले जब वहाँ रहते थे इंदौर में, तब ये वहाँ पर बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी साख इनकी थी, बड़ा महत्व था इनका। और ये बहुत से सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े थे, यानी सोशल वर्क भी करते थे और
पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए थे। इन्होंने वहाँ ना तो केवल शिक्षा ही नहीं दी, लोगों को उपदेश भी दिया, बल्कि बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया। मतलब ऐसा कौन सा टीचर होगा जो अपने घर बच्चों को रख करके पढ़ाता हो? ये ऐसे उन शिक्षकों में से थे। और उनमें से जो वो बच्चे घर में रहकर पढ़ते थे, उनमें से बहुत से बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए। और ये सब कब की बात है? जब पिताजी खुश रहा करते थे, उनके अच्छे दिन चल रहे थे। ये सब बातें लेखिका ने सुनी थी, देखी नहीं थी। पिता का वर्तमान, अब आज का समय क्या था? लेखिका ने स्वीकार किया कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे। लेखिका अपने आप बताती है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए मतलब दुखी व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। कोई आर्थिक संकट आया होगा, इकोनॉमिकल कोई कंडीशन हुई होगी, कोई गरीबी आ गई अचानक से इनका, तो ये इंदौर छोड़ करके अजमेर में आ गए और उसके बाद वो टूट से गए थे और केवल अपने बलबूते पर ही अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा कर रहे थे। अब इनके पिताजी क्या काम करते थे? अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में जो डिक्शनरी होती है, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी, वो शब्दकोश वो बना रहे थे और अकेले अपने दम पर, मतलब किसी की मदद लिए बिना वो ये काम कर रहे थे। इस कार्य में उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, बहुत दी, किंतु अर्थ नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी यहाँ पर जब ये कार्य कर रहे थे तो इनके पिताजी को उस काम में बहुत प्रतिष्ठा मिली, जो उन्होंने हिंदी शब्दकोश बनाया, लेकिन उससे अर्थ नहीं मिला। अर्थ मतलब पैसा। यहाँ अर्थ से क्या मतलब? अर्थशास्त्र का अर्थ, यानी पैसा नहीं मिला। काम तो बहुत हुआ, बहुत नाम हुआ, इनको बहुत प्रतिष्ठा मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन इनको पैसा नहीं मिला और इसकी वजह से इनकी अच्छी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधरी नहीं। उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई और वो इतने पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति जो थे, वो गरीबी के कारण जो है वो नेगेटिव होते चले गए, नकारात्मक सोच में इनकी सोच बदल गई। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं। अभी लेखिका को हर बच्चे के अंदर उसके माता पिता के कुछ गुण आते हैं, तो लेखिका के अंदर भी कुछ उनके अच्छे गुण, कुछ उनकी बुराइयां दोनों आ गई थी, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दिया था। और उसकी वजह से, पिता के व्यवहार की वजह से लेखिका के अंदर मन में कुछ गिल्टियां बन गई थी, कुछ ग्रंथियां बन गई थी। और ये अक्सर होता है बच्चों कि जब माता पिता का जो व्यवहार होता है उसकी वजह से बच्चे जो है वो पहले से किसी बात से प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, वो किसी बात की धारणा बना लेते हैं और उनके ऊपर, उनके जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लेखिका का रंग काला था और बचपन में वो दुबली और मरियल सी थी। अब लेखिका का रंग काला था और दुबली पत्ती थी, तो उनके पिता का गोरा रंग बहुत पसंद था। उनके पिता को गोरा रंग बहुत अच्छा लगता था। तो यही कारण है कि परिवार में लेखिका के से 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। अब जो इनकी 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला, वो गोरी होंगी, सुंदर होंगी, अच्छी होंगी, तो तंदुरुस्त होंगी, तो उनसे इनकी तुलना की जाती थी। ये काली थी, दुबली पतली सी थी। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई। कभी भी किसी 2 बच्चों में आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं, सब अपने अपने तरीके के होते। तो पिताजी को गोरा रंग पसंद होगा तो अपनी काली वाली लड़की के बारे में वो तुलना किया करते थे, देखो तुम्हारी बहन कितनी गोरी है, देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी दिखती है, ऐसा कुछ कहते होंगे। तो इनके मन में हीन भावना आ गई थी, जो आज तक है। लेखिका करीब मैं आज जब ये लिख रही हूँ तब भी मेरे अंदर आज भी हीन भावना है। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनकी लेखी उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती तो लेखिका संकोच से सिमटने और गड़ने लग जाती हैं। वो कह रही, मेरे अंदर इतनी हीन भावना, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है मेरे अंदर अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मेरे रंग रूप, मेरी शारीरिक बनावट की तुलना किया करते होंगे। तो जब कभी लेखिका के लेखन की कभी कोई तारीफ करता था तो उस तारीफ को लेखिका ले नहीं पाती थी, स्वीकार नहीं कर पाती थी। उनके मन में एक संकोच आ जाता था, पता नहीं ये ऐसे ही झूठ मूठ तो नहीं तारीफ कर रहे हैं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसी ग्रंथि, ऐसी हीन भावना लेखिका के मन में बैठ गई थी। किस वजह से? क्योंकि इनके पिताजी ने इनके साथ बचपन में ऐसी कुछ तुलना की थी, ऐसा व्यवहार किया। पिता से विपरीत स्वभाव वाली माँ। अभी माँ का स्वभाव बिल्कुल पिताजी से बिल्कुल उल्टा था। कैसे उल्टा था? लेखिका की माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। वे बहुत अनपढ़, वे एक अनपढ़ महिला थी, अब पढ़ी लिखी नहीं थी। पिताजी तो लेखक कितने बड़े शिक्षक थे और ये माँ जो थी वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अभी इनकी माँ जो थी वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी और
पिता के क्रोध से बिल्कुल चुप, पिताजी गुस्सैल थे और जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो वो और उनको हर बात पे गुस्सा आता था, तो उनके गुस्से के मारे वो चुप रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखा की माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील वाली थी। अनपढ़ तो थी ही थी, साथ ही साथ बड़ी धैर्यवान थी, बड़ी सहनशील थी, सब कुछ चुपचाप से लेती थी, कुछ नहीं कहती थी बेचारी। उन्होंने अपने पति की हर जाति को अपना भाग्य समझा। पति जो भी इनके साथ गलत व्यवहार करते थे उसको वो अपना भाग्य, मेरा तो भाग्य ऐसा है, कोई बात नहीं। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी, कभी रोना धोना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, माने कभी अपने लिए उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही दिया है। अपने बच्चों को, पति को, सबको उन्होंने देने की कोशिश करी, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो माँ से था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार न कर पाई। लोग बच्चे जो थे वो सहानुभूति, सिंपैथी रखते थे अपनी माँ से। अरे माँ तो बिल्कुल बेचारी सी है, ना पढ़ना लिखना जाती है, कुछ बोलती भी नहीं है। ये सहानुभूति बच्चों के मन में तो थी, लेकिन लेखिका जो थी कभी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं मान पाई। बच्चों के सबसे पहले आदर्श, आइडियल कौन होते हैं? उनके माता पिता। मैं अपने पापा जैसा बनूंगा, मैं अपनी माँ जैसी बनूंगी। लेकिन इनकी माँ जो थी, क्योंकि एक दबी छुपी, चुपचाप, सहनशील, साधारण, अनपढ़ औरत थी, तो वो दबी हुआ उनका स्वभाव था, तो लेखिका कभी उनको अपना आदर्श नहीं मान पाई। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अब ये 5 भाई बहन थे, उनमें सबसे छोटी लेखिका थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। पहले बहुत बच्चे होते थे, तो बड़ी बहन बहुत बड़ी, छोटा भाई बहन बहुत छोटा। तो इनकी बड़ी बहन की जब शादी हुई तो ये कुल 7 साल की थी। उस समय लेखिका 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले थे, और जो इनसे जस्ट बड़ी वाली बहन थी सुशीला, उसके साथ ये खेला कूदा करती थी। वैसे तो इन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वे लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। अच्छा, भाई जो था, वो भाई बहन और भाई होंगे तो वो घर में नहीं रहा करते थे, बाहर बाहर खेला कूदा करते थे, तो इनको भाइयों वाले खेल ज़्यादा पता नहीं थे। लेकिन फिर भी इन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले। लड़कों वाले खेल क्या? गिल्ली डंडा, क्रिकेट, बॉल, फुटबॉल, ये सभी वो खेला करती थी। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था। आजकल क्या है, हम अपने इस पड़ोसी को जानते, उस पड़ोसी को, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते। पहले क्या होता था, पहले के समय में पूरा मोहल्ला हमारा पड़ोसी होता था। तो पहले का दायरा बहुत बड़ा था, दायरा मतलब बहुत विस्तार हुआ करता था हमारे पड़ोस का। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। आज हम लोग क्या है, अपने घर, अपने बारे में जानते हैं। पड़ोसी कौन है, उसके घर में क्या चल रहा है, हमें कुछ पता भी नहीं होता। पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका के आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं। जब लेखिका का जो शुरू का लेखन है उसमें कई बार इनके अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में भी इनके रचनाओं में देखने को मिलेगा। हम लोग भी बच्चों जब छोटे थे तो हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते थे, ये ताऊ जी, वो बुआ जी, वो नानी जी, वो दादी जी, हम इस तरह से हमारे रिश्ते होते थे, और अपनों से बढ़कर वो रिश्ते हुआ करते थे, और अब तक वो रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, पड़ोसी को कोई जानता भी नहीं। अंकल आंटी होंगे, कोई अंकल आंटी। तो ये पहले का स्वरूप था। अब 40 के दशक की लड़कियों के विवाह की आयु एवं योग्यता। अब 40 का दशक जो 40th सेंचुरी थी, उस समय की बात, समय क्या हाल था लड़कियों का। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। अगर जब उस समय लड़कियों का विवाह 16 साल की हुई नहीं कि लड़की की शादी कर दो, और क्या दूसरी योग्यता हुआ करती, भाई मैट्रिक पास होनी चाहिए लड़की को मैट्रिक करा देते थे। मैट्रिक मतलब ये 10th तक पास करा देते थे। वर्ष 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने योग्यता पाई और शादी करके कोलकाता चली गई। अब इनकी बहन जो थी वो 1944 में मैट्रिक पास कर लिया होगा, 16 साल की भी हो गई होंगी, तो उनकी शादी कर दी गई और वो कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। बड़े भाई भी कलकत्ता चले गए पढ़ने के लिए। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। अब जब सब चले गए तब पिताजी का ध्यान इनकी ओर गया। अभी तक पिताजी इन पर ध्यान भी नहीं दिया करते थे और बहनों पर, भाइयों पर ध्यान देते थे। पिताजी ने क्या ध्यान दिया, जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे सिखाए जाते थे, उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहे। इनके पिताजी क्या कहते थे लेखिका से, तुम वहाँ किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको वो भटियार खाने में जाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन को क्या कहते थे, भटियार खाना, यानी सबसे बकवास जगह। तो ये कहते थे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई का रसोई का काम काज सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको क्या करना है, उनके अनुसार वहाँ रहना, अपनी प्रतिभा के साथ प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंक देना है।
और वो इनको क्या बनाना चाहते थे, पाक शास्त्री नहीं बनाना चाहते थे, वो इनको कुछ और बनाना चाहते थे, देश के लिए आगे बढ़ाना चाहते थे। तो स्कूली शिक्षा सिखाना चाहते थे। पहले क्या होता था, लड़कियों को भाई स्कूल की शिक्षा ले लो, 8वीं 10वीं पास कर लो और चलो खाना बनाना सीखो, रोटी बनानी आनी चाहिए तुमको, तभी शादी होगी तुम्हारी। तो उस समय में पिताजी जो थे, उन्होंने कभी भी इनसे ये नहीं कहा कि जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। उनसे कहते थे वहाँ भटियार खाने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ गई तो जो तुम्हारे पास प्रतिभा है, तो जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, वो सब कहाँ चली जाएगी, भट्टी में चली जाएगी, यानी खाने बनाने में ही निकल के रह जाएगी। पिताजी के पास कई पार्टियों संगठनों के व्यक्ति आते थे। अभी पिताजी तो पॉलिटिकल आदमी थे, तो कई पार्टी वार्टी के लोग आया करते थे, तो उनके साथ वो बैठकर घंटों बहस करते थे। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने पिताजी के पास जाती, तो पिताजी उन्हें ये कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने की देश में चारों ओर क्या हो रहा है। तो पिताजी अपनी बेटी को भी कहते, बैठो, तुम भी बैठो, ये बातें सुनो, तो तुमको पता चलेगा देश में क्या हो रहा है। वरना पहले क्या करते थे, लड़कियों जाओ चलो तुम जाओ चौके में जाओ। लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो लेखिका का जो उनकी प्रतिभा है वो और निखर कर सामने आए। तो ये इनके पिताजी का अच्छा गुण, पॉजिटिव एक क्वालिटी थी। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। अभी एक दूसरा जो चरित्र पात्र आया यहाँ, इसमें वो कौन है, शीला अग्रवाल। 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बन गया था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। अभी ये हाई स्कूल यानी 10th पास करके 11th 12th में बड़े कॉलेज में चली गई। वहाँ फर्स्ट ईयर में इन्होंने प्रवेश लिया। फर्स्ट ईयर कहते हैं 11th क्लास को। उस समय इनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ और वहाँ पर ये शीला अग्रवाल से मिली, जो उस वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। वो वहाँ पर हिंदी की प्राध्यापिका यानी वहाँ पर टीचर के रूप में नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया। अब जो शीला अग्रवाल हिंदी की टीचर थी इनकी, वो क्योंकि खुद हिंदी की टीचर थी, तो उन्होंने इनका परिचय जो है वो हिंदी से और साहित्य से करवाया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। केवल रीडिंग नहीं करनी थी, चुनाव करके पढ़ना, मतलब चुनो, जो अच्छा साहित्य है वो पढ़ो। पढ़ेगा तो बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन जो अच्छा है वो पढ़ो। जिसका परिणाम क्या हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। टीचर जो थी बताती थी, देखो इन राइटर्स को पढ़ो, इन लेखकों के लेख पढ़ो, बहुत अच्छे हैं, उम्दा लेख है ये। तो ये इनको पढ़ने लग गई। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका को साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे सक्रिय भागीदारी में बदला, जिस कारण वे स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। अब पिताजी ने जो देश में क्या चल रहा है वो सब समझाया, बैठा देते थे, बातें सुना देते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे, वो समझाते भी थे। साथ ही साथ जो इनकी हिंदी टीचर थी, उन्होंने इनकी पढ़ाई का दायरा बढ़ाया, विस्तार दिया, साहित्य का ज्ञान कराया और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए इनको प्रोत्साहन भी दिया। किसने? शिक्षिका ने। कौन थी शिक्षिका? शीला अग्रवाल। वो इनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी। स्वाधीनता आंदोलन और लेखिका के पिताजी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि वो उनकी उपस्थिति में घर में आए, लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। पिताजी को ये तो पसंद आता था कि घर में जो लोग आए हैं उनके साथ वो बैठे, लड़की, और सब बातें सुने समझे, लेकिन ये कतई पसंद नहीं था कि बाहर जाकर के लड़कों के साथ सड़कों पर नारेबाजी करे। नारेबाजी, देश के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन में लोग जो है वो नारे लगाया करते थे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उन्हें ये पता चलता, वे क्रोध से आग बबूला उठते। और ये लेखिका जो थी वो स्कूल में शीला अग्रवाल के उसमें प्रोत्साहन में क्या करती थी, नारेबाजी करने लग गई, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लग गई। तो जैसे ही पिताजी को पता तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, क्रोध से आग बबूला, गुस्से से एकदम उबलने लग गया। आग बबूला होना मुहावरा है, यानी बहुत गुस्से हो जाते थे वो। कई बार ऐसा होता कि कोई दकियानूसी व्यक्ति पिताजी को भड़का देता। अभी अड़ोस पड़ोस के जो लोग आते थे पॉलिटिक्स वाले, वो कहते, अरे आपने देखा आपकी बेटी वहाँ नारेबाजी कर रही है, लड़की है, जरा संभाल के घर में रखिए। इस तरह की बातें लोग उनसे आकर कह देते थे, भड़का देते थे। तो उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है सुनकर भी बहुत गुस्सा हो जाते। किंतु जब उन्हें पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते, तो वे गर्व से भर उठते। पर जब उनके जैसे ये पता चला, अरे आपकी लड़की का बड़ा नाम है, स्वतंत्रता के संग्राम के लोगों में आपकी लड़की का भी नाम लिया जाता है, जब ऐसा पता चलता तो पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। मतलब पिताजी लड़की को आगे बढ़ने देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस समय का संस्कार लोगों के ऐसे होते थे कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकला करती थी, तो पिताजी को गुस्सा भी आ जाता था। प्रिंसिपल का पत्र और पिता का क्रोध। अब एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आ गया, जिसमें उनकी शिकायत की हुई थी।
लेखिका की शिकायत प्रिंसिपल ने पिताजी से करी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वह कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध के स्थान पर प्रशंसा ने लिया। अब बहुत गुस्सा और उल्टा सीधा बोलने, फिर वो गए प्रिंसिपल से मिलने। लेकिन जब वो घर लौटे वापस आकर के, तो वो खुश हो गए थे और उनका स्थान उन्होंने गुस्सा ने प्रशंसा ने ली। वो अपनी बेटी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं। सब लड़कियां इनको बहुत माना करती थी, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती थी, नारेबाजी करती थी। उनके एक बार कह देने पर से कक्षा की लड़कियां जो है वो कक्षाओं का बहिष्कार कर देती थी। मतलब लेखिका जो थी बोलती आज कोई नहीं पढ़ेगा, तो सब लोग मास बंक कर देते थे। सब के सब कोई भी कक्षाओं में जाए, सब आकर के लाइन लगा करके नारेबाजी करने लगते थे। मतलब ये इतनी पावर रखने लग गई थी लेखिका अपने स्कूल में। और इस बात से पिताजी बहुत खुश हुए। 1947 में मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके नोटिस दिया, जिससे उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने के सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। अभी 1947 में मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम स्वतंत्र हुए। मई में इनके स्कूल के लोगों ने इनको अनुशासनहीनता का आरोप लगा के इनको बाहर कर दिया कि ये बहुत इनडिसिप्लिन लड़की है, लोगों को भड़काती रहती है। उनको बाहर निकाल दिया गया। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और 1-2 अन्य छात्राओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। अभी जो 3rd ईयर में इनको प्रवेश लेना था, उसमें भी इनको रोक लगा दी कि तुम प्रवेश नहीं ले सकती, तुम कॉलेज में इनडिसिप्लिन फैला रही हो, तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज के बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन। सारी स्कूल की लड़कियां जो थी वो स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गई कि नहीं, आपको तो इसको लेना ही पड़ेगा। और उसके परिणाम क्या हुआ कि कॉलेज के प्रशासन को 3rd ईयर की क्लासेस पुनः शुरू करनी पड़ी। फिर से क्लासेस शुरू हुई और इनको वापस लेना पड़ा स्कूल वालों को। क्यों? क्योंकि सारी लड़कियों ने इनके खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू कर दिया था। इस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका के देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई। उस समय जब लेखिका को दोबारा एडमिशन मिल गया बच्चों के विरोध करने पर, उससे भी ज़्यादा खुशी की बात लेखिका के लिए क्या थी कि हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया था। तो यानी लेखिका जो थी वो लेखिका तो थी, एक अच्छी लेखिका थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी वो एक देश प्रेमी थी। तो देश के लिए वो ज़्यादा खुश हुई बजाय अपने पढ़ाई के लिए खुश होने के। ये इस कहानी का अंत है। यानी यहाँ पर हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा, उनके पिताजी के बारे में जाना, उनकी जो प्राध्यापिका हिंदी की थी उनके बारे में जाना, और उनका व्यक्तित्व जाना कि कैसे एक लड़की घर में जिसकी तुलना की जाती है, मन में कैसी हीन भावना पैदा हो जाती है, लेकिन फिर किसी का भी सपोर्ट मिलता है तो वो हीन भावना से ग्रस्त बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक अच्छा गुण ज़रूर होता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, शिक्षिका और शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों के उन गुणों को पहचान करके उनको प्रोत्साहित करते हैं कि और बढ़े और निखर कर वो सामने आए। और बच्चों को इसीलिए अपने शिक्षकों की सभी बातों को सुनना भी चाहिए। और जब लेखिका एक इतनी बड़ी लेखिका बन सकती हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकती हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? और इसी उद्देश्य से ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है। तो ये था एक कहानी, यह भी पाठ, इसका सारांश। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों। कुछ बातें याद रखने की हैं, जैसे उनके पिताजी और उनकी शिक्षिका का नाम आपको याद रखना है। अजमेर में वो पढ़ती थी, उनका जन्म जो हुआ मध्य प्रदेश में हुआ था, मंदसौर में हुआ था। ये सब जगह याद रखेंगे और आप फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।